लेकिन सत्ता में सबसे पहले बात बांग्लादेश की, जहां आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे की वापसी हुई। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने आज बांग्लादेश की धरती पर कदम रखकर कई संदेश दिए हैं, कई संकेत दिए हैं, जिसमें सवालों वाले शोले हैं, सत्ता परिवर्तन वाली चिंगारियां भी, बदलते समीकरण वाले ट्विस्ट भी हैं। तारिक रहमान के स्वागत में बांग्लादेश एयरपोर्ट पर जुटी भीड़ ये बता रही है कि बांग्लादेश की सत्ता में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। यह बदलाव किसके लिए अनुकूल है और किसके लिए प्रतिकूल, फिलहाल कहना मुहाल है, लेकिन यह परिवर्तन कई थ्योरीज और कई ट्विस्ट से भरपूर जरूर है। आज हम बांग्लादेश से आए वीडियो के साथ वहां चल रही अलग अलग कहानियों को आपके सामने रखेंगे विश्लेषण के साथ। ये लोग तारिक रहमान के स्वागत में जुटे हुए हैं, वही तारिक रहमान जो गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्ष 2008 में लंदन चले गए थे। उस वक्त माहौल अलग था, सत्ता शेख हसीना की थी, अब वक्त बदल गया है। आज तारिक रहमान के स्वागत में उनकी पार्टी बीएनपी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे। तारिक ने एक अलग अंदाज में समर्थकों का अभिवादन किया और अपने सियासी विरोधियों को पैगाम भी दिया। बांग्लादेश की राजनीति में कभी नहीं लौटने की कसम उन्होंने तोड़ दी। ढाका की धरती पर कदम रखते ही जूते उतारे, मिट्टी को सलाम किया, रोड शो किया। उनके समर्थकों का इतना भारी हुजूम था कि एयरपोर्ट से 13 किलोमीटर के रास्ते को कवर करने में 3 घंटे लग गए। बांग्लादेश में 2 घटनाओं की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। तारिक के समर्थकों ने तारिक जिया के नारे लगाए। खालिदा जिया लोगों के दिमाग में एक बार फिर से उभरे और तारिक उनके असल वारिस हैं, ये बात दिमाग में पैबस्त हो, इसलिए तारिक जिया के नारे लगाए गए। सवाल है कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या इशारे हैं? अब पाकिस्तान प्रायोजित कट्टर सरकार का क्या होगा, जमात का क्या होगा? इस वक्त बांग्लादेश का रिमोट पाकिस्तान के पास है। तारिक की ताकत बढ़ने के बाद शहबाज और मुनीर क्या करने वाले? इस थ्योरी को आप अगली कहानी से भी समझ सकते हैं। आज बांग्लादेश में आईएसआई के एजेंट के साथ जमाते इस्लामी की बैठक हुई, गुप्त चर्चा हुई है। बड़ी बात यह है कि असीम मुनीर तक हर अपडेट पहुंचाया जा रहा है। तारिक रहमान ने खुद बताया है कि 6314 दिनों के बाद उनकी वापसी हुई है। तो सवाल यह है कि क्या तारिक की वापसी के बाद बांग्लादेश के हालात बदलेंगे? निष्पक्ष चुनाव होंगे? वहां लोकतंत्र रहेगा या फिर मुनीर प्रायोजित कट्टर तंत्र ही चलता रहेगा? अगले वर्ष फरवरी से बांग्लादेश में चुनाव होने हैं। ये सारी तैयारियां इसी से जुड़ी हुई हैं। 17 वर्ष बाद बांग्लादेश वापसी के बाद तारिक रहमान ने लोकतंत्र वाले ऐसे संदेश भी दिए हैं जो कट्टरपंथियों को बहुत चुभ रहे हैं। ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, कहा तो ये भी जा रहा है कि ये बांग्लादेश का मूड है, ये बांग्लादेश में चल रही लोकतंत्र वाली लहर है। तारिक रहमान ने भी आज एक मंजे हुए राजनेता की तरह समर्थकों का अभिवादन किया, रोड शो किया, भाषण दिया और सभी धर्मों का सम्मान करने की बात कही। अच्छे बांग्लादेश के निर्माण का प्रण भी उन्होंने लिया। सबसे बड़ी बात, उस्मान हादी को शहीद बताकर अपना सियासी कूपन रिचार्ज करने की कोशिश भी की। अगला सवाल आपके मन में यही उठ रहा होगा कि वहां की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का अब क्या होगा? तारिक का बांग्लादेश में आना उनके लिए सही है या गलत? मोहम्मद यूनुस तारिक के सियासी समीकरण में कितना फिट बैठ रहे हैं, वहां की कुछ घटनाओं और बयानों से आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तारिक ने बांग्लादेश आने के बाद मोहम्मद यूनुस को फोन किया, सुरक्षा इंतजामों के लिए उन्हें धन्यवाद किया। यहां पर नोट करने वाली बात यह रही कि इसी वर्ष जून में मोहम्मद यूनुस ने अपनी यूके की यात्रा के दौरान तारिक रहमान से मुलाकात भी की थी। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात के बाद से तारिक को बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन असल सवाल यह है कि जमाते इस्लामी और कट्टरपंथी संगठनों का क्या होगा, जो इस वक्त भी यूनुस सरकार की बैसाखी बने हुए हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश में लोकतंत्र को लॉक करते हैं, हिंसा कराते हैं, हिंदुओं की हत्या कराते हैं। और वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश में अराजकता है, सियासी खालीपन है। मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया जरूर हैं, लेकिन सबको पता है सत्ता की 100% कमान उनके हाथ में नहीं है। ये लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए भी नहीं हैं। बांग्लादेश में चुनाव ज्यादा दूर भी नहीं है, इसीलिए तारिक रहमान की तरफ हर किसी की नजर है, जो आज तस्वीरों में भी देखने को मिली। सवाल है कि तारिक रहमान को चुनाव में कौन सी चुनौती मिलेगी और यह चुनौती किसकी तरफ से मिलेगी? इसे आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए। जुलाई 2024 शेख हसीना के खिलाफ हुए आंदोलन में बांग्लादेशी इस्लामिक संगठन जमाते इस्लामी ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और इसमें खास बात यह है कि हसीना सरकार ने हिंसा भड़काने के आरोप में जमात और उसके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर पर बैन लगा दिया था।
हालांकि जब वहां की सत्ता परिवर्तित हुई तो अंतरिम सरकार ने जमाते इस्लामी से बैन हटा दिया। जून 2025 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी बहाल कर दिया। जमाते इस्लामी के छात्र संगठन से जुड़े युवाओं ने शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया, जिसके कुछ नेता बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार में भी शामिल हैं, जिसके नेता ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं। अब तारिक के आने से उनके सियासी भविष्य और अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। आवामी लीग के चुनावी मैदान में न होने के बाद बीएनपी के सामने एनसीपी ही एकमात्र प्रमुख चुनौती मानी जा रही है। बीएनपी ने घोषणा की है कि तारिक रहमान चुनाव में बोगुरा 6 सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, ये वही सीट है बोगुरा 6, जहां से पहले उनकी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया सांसद रह चुकी हैं। फिलहाल 80 वर्ष की खालिदा जिया की तबीयत खराब है। तारिक रहमान की चर्चा बांग्लादेश में किस तरह से हो रही है, और अब आप ये भी जानिए कि तारिक रहमान की वापसी और सत्ता वाली तैयारी के बीच बांग्लादेश के कट्टरपंथी कर क्या रहे हैं, वो किस तरीके से प्लानिंग में लगे हुए हैं। खबर यह भी है कि दीपू चंद्र दास के बाद आज बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की लिंचिंग हुई। कट्टरपंथियों ने अमृत मंडल को धार्मिक उन्माद का शिकार बना दिया। वहीं आज बांग्लादेश में पाकिस्तान उच्चायोग में गुप्त बैठक हुई, जिसमें आईएसआई के कई एजेंट और कट्टरपंथी शामिल रहे। और बड़ी बात यह थी कि इस मीटिंग का एक अपडेट असीम मुनीर तक लाइव पहुंच रहा था। मतलब यही है कि बांग्लादेश पर पाकिस्तान की पूरी नजर है।